Hello students, good morning. Best of luck for examination. आपका सिलेबस में मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हैं, कल वीडियोस कुछ डाले थे, आपने देखे होंगे। नहीं देखे तो अभी देख लीजिए, टाइम है अभी भी आपके पास में। बस अब तो अकाउंट है, ये तो पूरे साल पढ़ी ही होगी, पूरे टाइम आपने पढ़ी है, साल नहीं 6 महीने जो भी हैं आपके, तो उसमें आपने ये अकाउंट तो पढ़ा होगा। अब हम बस आपको ये कह रहे हैं कि क्या आप इस समय हाईलाइट देख लीजिए बस, ठीक है। तो उसमें जो है फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस, फर्स्ट यूनिट में एएस ज़रूर देख लीजिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये मैं बताना भूल गई थी कि ये आपने नहीं दे, उसमें मैंने बोला है वीडियो में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया इंटरनेशनल देख लीजिएगा, इंडियन आईएएस वाला ज़रूर देख लेना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, इंटरनेशनल भी पूछ लेते हैं, तो इसको ज़रूर पढ़ना है आपको। अभी चलते समय 2-4 बार देख लीजिए, ठीक है। और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप स्लॉट्स बना लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट 3-3 4-4 उसके स्लॉट्स बना लीजिए और अपने अकॉर्डिंगली एक इमेजिनेशन स्टोरी बनाते हुए उसको आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो कभी किसी वीडियो में मैं ये इसका ऐसे बना के डालूँगी, अब अभी आप लोगों को तो मैं नहीं दे पाऊँगी, लेकिन अभी मैं आपको बस इतना हिंट दूँगी कि आप जैसे 5-5 का स्लॉट बना लिया, 3-3 का स्लॉट बना लिया, जहाँ पे वो आपकी वो स्टोरी जो है वो एंडिंग हो। हाँ, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पहला है स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होता है ना, तो ए AS1 में आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है प्रिपरेशन। तो कभी भी आप बिज़नेस करोगे तो क्या करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे ना। फिर वो किससे रिलेटेड होगा, इन्वेंट्रीज गुड्स वगैरह से, तो वो दूसरा हो जाएगा। फिर 3 4 5 6 हट गए हैं उससे, फिर 7th आ जाता है आपका, उसमें क्या कैश कितनी आएगी, तो अब आप देखोगे कैश मेरी कितनी आ रही है ना। तो इस तरीके से आप कहानी बनाते चले जाओ। फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन का आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स का, फिर उसकी कुछ कहानी बना लो। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, उसकी कहानी बना लो। फिर इन्वेस्टमेंट है, उसकी कहानी बना लो। तो इस तरीके से एक अपने को लेते हुए कि हम एक ऐसा पर्सन है, हम कोई बिज़नेस डालने जा रहे हैं, उसमें हमने जब बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या क्या करेंगे वो कहानी बनाई। फिर उसके बाद में हम और उसको फ्लरिश करेंगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, फिर वहाँ कहानी, फिर वो करा। फिर हम और पैसे की ज़रूरत है, गवर्नमेंट एड्स ली, उसकी एक स्टोरी बना लो थोड़ा लिटिल बिट। फिर उसके बाद में जब क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट एड्स मिल गया, बोरिंग कॉस्ट, ये सब जब आपके आ गया, फिर आप क्या कहते हैं रिटायरमेंट के बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हैं, तो रिटायरमेंट का 2-3 लेकर के एएस जो है उसका बना लो। इस तरीके से बना लो। फिर जब रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर लास्ट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड दिया हुआ है आपका, उसका लिटिल बिट बना लो, ठीक। तो इस तरीके से आप बनाते हुए आप देखोगे कि लास्ट तक आपके आते आते एयर्स जो हैं सब तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे आप स्लॉट्स में बना करके अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको सूटेबल लगता है, हिंट मैंने आपको दे दिया, उसके अकॉर्डिंगली आप बनाते हुए एएस जो है याद कर लीजिए, ठीक। तो एएस ज़रूर अभी देख के जाइएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है, जो नेक्स्ट आपका है, एस हो गया आपका सेकेंड यूनिट, मैंने बताई दी थी आपको। ये जो आपकी इंस्टॉलमेंट ब्रांच डिपार्टमेंटल और ये सब जितना भी है, उसमें जो भी एंट्रीज़ हैं, कैसे आप मेथड्स हैं, है ना, ये देख लेना। और कितने टाइप्स ऑफ ब्रांचेस हैं, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ज़रूर देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंस एडवांटेज जो एंट्रीज़ हैं इस पर जो भी आपका है, तो इसमें आप वेरियस मेथड्स से आप जो है करते हैं। हेड ऑफिस में क्या हो रही है, अगर डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, अगर इंडिपेंडेंट हैं कि फॉरेन हैं, किस प्राइस में ले रहे हैं इनवॉइस कॉस्ट, ये आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। एक बार रिवाइज में, अब रिवीजन में तो आप ये ऐसे ही देखोगे ना हार्डली। नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंसी अकाउंट। इंसॉल्वेंसी और वॉयज अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं। इससे कई क्वेश्चंस जो हैं आपके इंसॉल्वेंसी और वॉयज से आ सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, इंसॉल्वेंसी अकाउंट में क्या हो जाएगा कि पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंसॉल्वेंट क्या होता है। इंसॉल्वेंट कैसे कोई पर्सन जो है इंसॉल्वेंट होगा। अगर आप हैं, आप ये देख रहे हैं कि मैं इंसॉल्वेंट हो रहा हूँ, मेरे पास लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं किसी को पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस समय क्या हो जाएगा कि आप जो है, और आपके पास कई लोग मांगने वाले खड़े हुए हैं, तो आप क्या करोगे,
व्हाट यू विल डू, आप जो हैं अपनी जितनी भी पिटीशन डालोगे, एक कोर्ट में जा कर के हाई कोर्ट में पिटीशन डालोगे, और वहाँ पे जो है फिर हाई कोर्ट जो है आपको एक प्रोफार्मा देगा जिसको कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। वो प्रिपरेशन के लिए आपको प्रोफार्मा देगा, और वो जो है आपको बनाना होगा, उसको प्रिपेयर करना होगा, और उस प्रोफार्मे को स्टेटमेंट अफेयर्स आप बनाएंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट शो करेंगे। फिर आपको जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगी आपकी स्टेटमेंट अफेयर्स से, तो वो क्या करेगी, आपको डिक्लेयर कर देगी इंसॉल्वेंट। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिमिलर होते हैं बहुत कुछ, मतलब क्या कहते हैं, जैसे लाइबिल आपकी जो बैलेंस शीट होती है उसी से ही, जैसे बैलेंस शीट है वैसे स्टेटमेंट अफेयर्स है, लेकिन डिफरेंस होता है लिटिल बिट। वो आपको डिफरेंस भी देखना है कि स्टेटमेंट अफेयर्स और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है, ये भी आप देख लीजिएगा। एक ये भी पूछ सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी जो है वो कहाँ पे अप्लाई होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंसॉल्वेंसी है वो हमारे इंडिया में अप्लाइड होता है, और जो बैंक्रप्सी है वो यूके में। बाकी डिटेल आप अपना इसमें देखिएगा, अपनी जो भी आपकी बुक है उसमें आप जो देखना चाहें वो देखें। फिर नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंसी लॉ होता है, और जो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं आपको पेमेंट करना होता है सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, उनको तो आपको देना ही देना है। तो वो जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं उसका भी कुछ एक्ट बने हुए हैं, अगर वो उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उस रूल के अकॉर्डिंगली, उस लॉ के अकॉर्डिंगली आपको उसको पेमेंट करना होता है इंसॉल्वेंट को। तो जो कि पर लिस्ट डी में जाता है आपका लेफ्ट हैंड साइड के। तो अब इसमें क्या है कि जो लॉ क्या है इंसॉल्वेंसी की, इंसॉल्वेंसी जो इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप फर्म है, तो अपने इंडिया में जो इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म जो इज गवर्न बाय 2 एक्ट्स, 2 एक्ट से गवर्न होती है, जो कि पहला है आपका प्रेसिडेंसी और दूसरा है आपका प्रोविंशियल। प्रेसिडेंसी एक्ट का जो ईयर है वो 1909 है, और जो प्रोविंशियल का है वो 1920 है। एक्ट जो है 1920 का। प्रेसिडेंसी जो टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, और इससे हर हालत में क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। तो इंसॉल्वेंसी प्रेसिडेंसी कहाँ पे अप्लाइड होता है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में। और जो प्रोविंशियल है इसके अलावा जो प्लेसेस हैं वहाँ पे, एक्सेप्ट ये टाउन से के अलावा पूरी इंडिया में जो है प्रोविंशियल अप्लाइड होता है। अब आप ये समझेंगे, ये जो एक्ट बना है प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, ये जो है अप्लाइड जो इंसॉल्वेंट पर्सन है जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करेगा वो प्रेसिडेंसी फॉलो करेगा। अगर कहाँ पे किन एरियाज़ में प्रेसिडेंसी एक्ट लागू होगा, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और प्रोविंशियल इनको छोड़ के जितनी भी जगह हैं वहाँ पे प्रोविंशियल एक्ट लागू होगा। प्रोसीजर क्या होता है इंसॉल्वेंसी का, पिटीशन करी जाती है इंसॉल्वेंट के द्वारा, ठीक है, या डेटर। इसमें जो है पिटीशन एजुडिकेशन के लिए एज इंसॉल्वेंट, ये करता कौन है, डेटर करेगा या क्रेडिटर करेगा। either by the debtor or by the creditor in a court have jurisdiction under this act, और ये written या verified किसी भी this petition must be in writing and verified in this prescribed manner। जब आप किसी का पैसा नहीं देंगे तो पिटीशन हो जाएगा ना, केस कर दिया जाएगा, फिर वो कोर्ट जो है आपको स्टेटमेंट अफेयर्स करेगा कि आप इसको भर के दीजिए, ठीक है। अब स्टेटमेंट अफेयर्स में क्या होता है कि कैसे पर्सन जो स्टेटमेंट अफेयर्स प्रिपेयर करता है, उसको एक स्टेटमेंट अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना पड़ता है।
हाई कोर्ट जो है वो एक फॉर्मेट होता है स्टेट में अफेयर्स का, जो कि लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड, सिमिलर लाइक अ बैलेंस शीट एक फॉर्मेट होता है, जिसमें आपके कॉलम्स जो हैं वो लाइबिलिटी साइड में 3 होते हैं, एसेट साइड में 2 होते हैं। 3 लाइबिलिटी साइड में कौन से हो गए? सबसे पहले ग्रॉस लाइबिलिटी, यानी जितनी आपको देनी है। फिर मेन पर्टिकुलर्स लाइबिलिटीज़ का कॉलम हो जाता है। फिर जिसमें क्या कहते हैं, जो भी एज स्टेटेड एंड एस्टिमेटेड बाय द डेटर। और फिर एक्सपेक्टेड टू रैंक का कॉलम होता है, जितनी वो लाइबिलिटी दे सकता है। फिर एसेट का कॉलम आ जाता है, और फिर कितना वो उसको पैसा वो वैल्यू मिल रही है एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस। इनर में कित मेन, और जो आउटर में जितनी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस हो। इस तरीके से आप इंसॉल्वेंसी अकाउंट जो है प्रिपेयर करते हैं। इसमें आपकी अलग अलग कैटेगरीज में लिस्ट दी हुई हैं। लाइबिलिटी साइड में 4 हैं, एसेट साइड में 4 हैं। लाइबिलिटी साइड में ABCD और एसेट साइड में EFGH। ये H तक, A से लेके H तक आपकी जो है लिस्ट हैं। अनसिक्योर क्रेडिटर्स आपके लिस्ट A में आ जाते हैं, जो कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, वो अनसिक्योर क्रेडिटर्स हैं आपके, जो कि आपके लिस्ट A में आ जाते हैं। अनसिक्योर क्रेडिटर्स में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? अनसिक्योर क्रेडिटर्स में बिल्स पेएबल, प्रॉमिसरी नोट्स, कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट का अनसिक्योर्ड अमाउंट, या कोई ऐसा जो आपका प्रेफरेंशियल नहीं रहा है। डी में जब आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का शो करते हैं, उसमें जिनका पेमेंट नहीं हो पाता है, वो भी सब अनसिक्योर क्रेडिटर्स में आ जाते हैं। फिर आता है बी, आता है फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स। फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स में क्या होता है कि जो आपका सिक्योरिटी मनी होती है वो आपके लोन से ज़्यादा होती है। तो जब सिक्योरिटी मनी लोन से ज़्यादा होती है, तब वो कहाँ आ जाते हैं? फुल्ली सिक्योर्ड। और जब वो सिक्योरिटी मनी लोन से कम होती है, तो वो पार्टली सिक्योर्ड में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो लोन है, जैसे 1 लाख का है, और आपने सिक्योरिटी जो दी है वो कितनी, 1.5 लाख की दी है, तो 50,000 आपका क्या हो जाता है? सरप्लस हो जाता है। और ये सरप्लस जो है वो आप लिस्ट सी में लेस अमाउंट करके कैरी टू लिस्ट सी में आप यहाँ पे जो शो करते सरप्लस वहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, जितना भी सरप्लस है, और फिर उसको बाद में उसका ट्रीटमेंट नेक्स्ट नीच आप करते हैं आगे। फिर लेस अमाउंट देयर ऑफ कैरी टू लिस्ट सी। अब इसके बाद में पार्टली सिक्योर क्रेडिटर लिस्ट सी में आ जाते हैं, जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू सिक्योरिटीज़ की हैं वो लेस करते हुए। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट डी में आ जाते हैं। उन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का जो पेमेंट होता है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली होता है। कौन सा एक्ट? अभी हमने बताया, प्रेसिडेंसी और प्रोविंशियल। प्रेसिडेंसी एक्ट में या प्रोविंशियल एक्ट में जो सैलरीज दी जाती हैं, सैलरी क्लर्क को, एम्प्लॉइज़ को, वेजेस दिए जाते हैं लेबरर्स को, तो प्रेसिडेंसी में जो रेट दिया हुआ है पेमेंट का, वो रेट जो है 300 रुपये है एम्प्लॉइज़ सैलरीज़ वगैरह के लिए, और वेजेस के लिए आपका 100 रुपीज़ है। ठीक है, ये प्रेसिडेंसी में है। और प्रोविंशियल में जो है वो 20 रुपीज़ है, चाहे कोई भी केस हो। ये मालूम होना चाहिए, उस रेट से जो है आपका निकालने को आ सकता है। फिर इसके बाद में, लेकिन हाँ, पिटीशन के 4 मंथ्स पहले का प्रोसीजर होना चाहिए। प्रेसिडेंसी में रेंट के लिए 1 महीने के रेंट से एक्सीड नहीं होना चाहिए रेंट के केस में, और प्रोविंशियल में कोई ये रूल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंसी में रेंट आप 1 महीने तक का कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का जो है अमाउंट आ जाता है, और ये अमाउंट जो है आप इनर कॉलम में लिखते हैं, और बाद में जा कर के इसको जो भी अमाउंट होता है इसका, क्योंकि ये आप पेमेंट कर चुके हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, ये आपकी अब लायबिलिटी नहीं रहेगी, और इसको जो है आप जो एसेट साइड में जब आप बनाओगे, जो सरप्लस आएगा आपका सिक्योरिटीज से जो आया था, उससे आप यहाँ पे लेस कर दोगे, क्योंकि आपने जब फुल्ली सिक्योर्ड किया था तो वहाँ से जो भी सरप्लस आया था सिक्योरिटीज़ एज़ पर कॉन्ट्रा में,
तो वो बैलेंस जो है अब यहाँ पे ला करके आप यहाँ से जो क्रेडिटर्स को आप पेमेंट कर चुके हैं वो आप लेस कर दोगे। ठीक है, ये आप अपना प्रोफार्मा अगर खोले होंगे, देख रहे होंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाए। और जो बच्चे ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो उनको तो ये क्लियर हो गई। फिर एसेट साइड में जब हम आते हैं तो लिस्ट ई में आपकी सभी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, फर्नीचर है, मशीनरी है, कैश है एंड एक्सेट्रा। फिर लिस्ट एफ में बुक डेट्स आ जाते हैं, गुड, डाउटफुल, बैड। गुड जो आपको श्योरिटी है, डाउटफुल में श्योरिटी नहीं है, बैड पूरी तरह से डूब गए। फिर नेक्स्ट आता है आपका लिस्ट जी। लिस्ट जी में बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर सिक्योरिटीज़ आ जाती हैं इस तरीके से। और लास्ट में एच जो है वो डेफिशिएंसी अकाउंट हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है। और डेफिशिएंसी कहाँ से निकालते हैं? एज पर लिस्ट एक्सप्लेन्ड इन लिस्ट एच। और डेफिशिएंसी किससे निकाली जाती है? डेफिशिएंसी अकाउंट से। ये नॉट अदर देन आपका जैसे पीएल अकाउंट आप बनाते हैं तो पीएल अकाउंट के डिफरेंस से भी आप इसको देख सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा आपको कि डेफिशिएंसी अकाउंट और पीएल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये भी आप देख लीजिएगा। तो डेफिशिएंसी अकाउंट जब हम बनाते हैं तो डेफिशिएंसी इज़ जस्ट अपोजिट टू पीएल अकाउंट। डेफिशिएंसी में हम लॉसेस वगैरह लिखते हैं डेबिट साइड में, पीएल में हम लॉसेस वगैरह लिखते हैं डेबिट साइड में, लेकिन डेफिशिएंसी में हम क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट्स हो गया, एसेट्स जितना भी ज़्यादा होता है लाइबिलिटीज़ से, इनकम्स हो गई, सैलरीज हो गई, कोई अगर लाइबिलिटीज़ एग्जेम्पशन है, प्रॉफिट है हमें स्पेकुलेशन से, वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट में। जबकि हम ये इस तरीके के कोई खर्चे वगैरह जो है वो लिखते हैं डेबिट साइड में पीएल अकाउंट के। ठीक है, तो डेफिशिएंसी अकाउंट और जो इसका जस्ट अपोजिट क्रेडिट साइड में हो जाएगा। लाइबिलिटी अगर ज़्यादा है, कोई खर्चे वगैरह हैं, कोई ड्राइंग्स हैं, कोई लॉसेस हैं, कोई लाइबिलिटी है, कोई ट्रेड का खर्चा है, कोई स्टॉक एक्सचेंज का खर्चा है ना, कोई भी लाइबिलिटी एक्सेस है एसेट से, वो सब क्रेडिट साइड में आ जाती है। तो डेफिशिएंसी अकाउंट में इनकम और जितना आपका क्या कहते हैं इनकम सोर्स होता है वो डेबिट साइड में आता है, और जो क्या कहते हैं एसेट्स मोर देन लाइबिलिटीज़ होती हैं वो डेबिट साइड में आती हैं, और क्रेडिट साइड में आपका सभी खर्चे आ जाते हैं, लॉसेस आ जाते हैं, और लाइबिलिटीज़ मोर देन एसेट्स आ जाती हैं। तो इस तरीके से आपका डेफिशिएंसी अकाउंट का एक स्पेसिमेन है, उसको आप खोलिएगा और उससे डेफिशिएंसी अकाउंट जो है आप देखिएगा। और बट नेचुरल है जब क्रेडिट साइड खर्चों का साइड ज़्यादा आ जाएगा डेबिट साइड से तो आपका क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो कि लिस्ट एच में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपने को शो कर दी। ठीक है, तो इसी से आप डिफरेंस भी निकाल लेंगे। पीएल में अब आप देख रहे हैं खर्चे जो हैं क्रेडिट साइड में लिखते हैं डेफिशिएंसी के, पीएल में आप डेबिट साइड में लिखते हैं। इनकम जो हैं आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं पीएल में, डेफिशिएंसी में आप इनकम्स कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। पीएल अकाउंट में जो आप पीएल अकाउंट बनाते हैं वो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं। डेफिशिएंसी अकाउंट इंसॉल्वेंसी, कभी भी इंसॉल्वेंसी हो जाएगी उसी समय बनेगा। तो इस तरीके से कैपिटल के बारे में, कैपिटल पीएल में नहीं लिखते हैं लेकिन यहाँ पे कैपिटल लिखा जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट आपका जो डिफरेंसेस हैं वो आप ज़रूर देख लेना पीएल और डेफिशिएंसी के। तो ये आपका प्रोफॉर्मा है जो स्टेटमेंट अफेयर का, डेफिशिएंसी अकाउंट का, वो खोल करके एक बार चेक कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड हर हालत में क्वेश्चन आएंगे। तो लिस्ट में क्या जा रहा है, कौन सी लिस्ट में क्या जा रहा है, किस अमाउंट का क्या ट्रीटमेंट है, कैसे कैलकुलेशन है, और जो आपका प्रेसिडेंसी प्रोविंशियल एक्ट वाला जो हमने अभी आपको बताया उससे रिलेटेड 2 इलस्ट्रेशन स्टार्टिंग के दिए हैं सम शुक्ला में, उसको आप देख लीजिएगा। तो और भी जो आपके डिफरेंसेस आपको दिक्कत हो रही है वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कि कैसे अमाउंट जो है निकालते हैं आपका सैलरीज़ का, वेजेस का, रेंट का, ये सब अमाउंट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया इंसॉल्वेंसी अकाउंट। और भी जो इंसॉल्वेंसी में आप पढ़ सकें तो वो आप देख लीजिएगा, मैं बस इतना ही बताऊंगी। अब आ जाता है रॉयल्टी अकाउंट, वॉयज अकाउंट। वॉयज अकाउंट कुछ नहीं है, बहुत सरल है वॉयज अकाउंट। वॉयज अकाउंट में आप बस इतना ध्यान रखिए, डेबिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी वॉयज अकाउंट में, प्लस जो है आपका जो कैलकुलेशन है। वॉयज होता क्या है, शिपिंग कंपनीज
जब अपना प्रॉफिट देखती हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उनको पता करना होता है, तो वो वॉयज अकाउंट बनाती हैं। नॉर्मल कंपनीज़ क्या होती है, पीएल अकाउंट बनाती हैं, लेकिन ये जो शिपिंग कंपनीज़ होती है वो वॉयज अकाउंट बनाती हैं जितने समय उनका वॉयज हुआ है, यानी कि समुद्री यात्रा जो करते हैं होती है, उसमें जो अकाउंट बनता है वो बनता है वॉयज अकाउंट। और इसमें जो शिपिंग कंपनीज़ होती हैं वो अपने खर्चे, अपने इनकम्स और जितने समय के लिए वो यात्रा हुई है, यानी कि माल को इधर से उधर ले जाने में जो समय लगा, कंप्लीटेड जो वॉयज होता है, जो कंप्लीट होती है, उतने का वो कैलकुलेशन, खर्चे कितने हुए हैं, इनकम क्या है, ये सब देखती है और उसी पे जो है वो अकाउंट को प्रिपेयर करती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि वॉयज अकाउंट में जो कंप्लीटेड वॉयज होता है उसी को ही शो किया जाता है, इनकम्प्लीटेड का अलग से कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट है अभी वॉयज और वो अभी आपकी कंप्लीटेड नहीं है, तो उसका आप कहाँ से दिखा दोगे। तो इसमें जैसे डेप्रिसिएशन हो जाता है, कमीशन हो जाता है ना, और इस मैनेजर्स कमीशन है, एड्रेस कमीशन है, और इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन तो हम बोल ही चुके हैं आपको। तो ये सब आपको देखना पड़ता है, प्रोपोर्शनेट उसमें होता है कि वॉयज दो तरीके की हैं, कंप्लीटेड है, इनकम्प्लीट है। तो जब कंप्लीट वॉयज है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है कितना टाइम पीरियड भी पता है, आपको परसेंटेज रेट भी, इंश्योरेंस में भी रेट दिया होगा परसेंटेज का, डेप्रिसिएशन में भी दिया होगा, कमीशन भी आपका परसेंटेज में होगा। तो जितने समय के लिए वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपने निकाल लिया, शो कर दिया। लेकिन जब इनकम्प्लीट होती है तब प्रॉब्लम अराइज होती है, तब हमें बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें देखना पड़ता है क्वेश्चन में कि कंप्लीट है कि नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कंप्लीट नहीं है तो कितनी कंप्लीट है, उस प्रोपोर्शनेट रेट पे जो है वॉयज अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंगली जो पेमेंट जो है, कमीशन वगैरह मैनेजर्स को या एड्रेस कमीशन जो है वो पे किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या डेबिट साइड में जाएगा, क्या क्रेडिट साइड में जाएगा। डेबिट साइड में जो आइटम्स होते हैं वॉयज के, जैसे सबसे पहले होता है बंकर कॉस्ट। बंकर कॉस्ट क्या होती है, वो प्लेस जहाँ पे आप फ्यूल्स, डीजल्स या कोई भी ऑयल जो है वो रखते हैं, उसका जिस प्लेस में जो खर्चा होता है, और वो खर्चा आपने पूरे साल का थोड़ी निकाल लोगे कि पूरे साल में इतना खर्चा हुआ बंकर कॉस्ट का, वो आपने शो कर दिया वॉयज अकाउंट, नहीं। वो क्या शो करेंगे, जितने समय के लिए आपकी यात्रा हुई है, वॉयज जो है वो हुआ है, उतने ही समय के लिए कॉस्ट आप, एक्सपेंसेस, खर्चे जो हैं आप कैलकुलेट करोगे। पोर्ट चार्जेस, जितने समय के लिए पोर्ट में जो ये शिपिंग है, कंपनी जो हैं वो लोडिंग अनलोडिंग गुड्स की करती हैं, उसके पार्किंग के लिए शिप को उनको पेमेंट करना पड़ता है, तो वो पोर्ट चार्जेस हो जाते हैं। ठीक है, आपका जहाज़ खड़ा हुआ है, आप उसमें सामान चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं, तो वो आप वहाँ पे खड़े होने का आपको चार्ज देना पड़ता है, वो को बोलते हैं पोर्ट चार्जेस, जिसको हिंदी में बंदरगाह भी कहा जाता है, पोर्ट। डेप्रिसिएशन बट नेचुरल है, डेप्रिसिएशन हमारे परसेंटेज रेट, जैसे 5% डेप्रिसिएशन है, यात्रा आपकी 5 ही महीने की हुई है तो 5 महीने के हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो आपका शो किया जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन आप ध्यान रखिएगा उतना ही कैलकुलेट करेंगे जितनी की आपकी वॉयज कंप्लीट हुई है। फिर आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी आपका डेबिट साइड में आता है, और ये भी तभी कंप्लीट किया जाता है जितने समय के लिए आपकी वॉयज कंप्लीट हुई है। ब्रोकरेज आ जाता है। ब्रोकरेज क्या होता है, कमीशन होता है। वो किसको दिया जाता है, ब्रोकर्स को दिया जाता है, एजेंट्स को दिया जाता है, वो चार्टर एजेंट भी बोलते हैं उनको। आपको पूछा जा सकता है कि ब्रोकर्स आर नोन एज चार्टर एजेंट्स इन वॉयज अकाउंट और नॉट, तो क्या बोला जाता है, चार्टर एजेंट बोला जाता है कि एजेंट बोला जाता है, कोई भी नाम से दे दिया जाए। तो आपको मालूम होना चाहिए जो ब्रोकर्स हैं, जो कॉन्टैक्ट लाते हैं शिपिंग कंपनीज़ का गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए, तो उनको चार्टर्स एजेंट बोला जाता है, और इनको जो कमीशन दिया जाता है वही जो है ब्रोकरेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टीवेंडरिंग चार्जेस। स्टीवेंडरिंग चार्जेस क्या होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जब हम शिप में
कोई भी गुड्स को लोड करते हैं या अनलोड करते हैं, उस लोड और अनलोड कर कोई भी आप जैसे नहीं, कोई भी सामान आप चढ़ा, जैसे कुली होता है स्टेशन में, तो आप कुली करते हो तो क्या करते हो, उसको पैसे देते हो कि नहीं देते हो, है ना। वो आपका सामान को ट्रेन में चढ़ाता है। इसी तरीके से कोई भी है अगर सामान को आपका चढ़ाएगा, उतारेगा, तो उसमें क्या होगा, आपको पैसा देना पड़ता है। तो वो क्या हो जाता है, स्टीव वेंडरिंग चार्जेस। नेक्स्ट आता है एनुअल स्टैंडिंग चार्जेस। ये सब हम डेबिट साइड के आइटम्स बोल रहे हैं, जितने अभी तक हम बोल रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। डेबिट साइड में जाएंगे, एनुअल जो स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं वो अपोर्शनेट उसमें निकाले जाते हैं। और ये जो है कैसे निकाले जाते हैं कि जितने समय जहाज़ जो है वो वहाँ पे पोर्शन में annual standing charges are apportioned in the ratio of the period of the concerned voyage and the whole year. That portion of standing charges which relate to the period of voyage is recorded in the debit side of voyage account. नेक्स्ट, कोई भी वर्कर्स है उनको आप सैलरी वेजेस देंगे, खर्चा हो गया आपकी कंपनी का, शिपिंग कंपनी का, वो वाइज अकाउंट में चला जाएगा। और सॉरी हाँ, वो वाइज अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। एजेंसी की फ़ीस है, हार्बर चार्जेस होते हैं, ये सब जो हैं आपके डेबिट साइड में जाएंगे। इसके बाद एक आता है एड्रेस कमीशन और मैनेजर कमीशन। एड्रेस कमीशन जो है ये चार्टर को दिया जाता है, और ये जो है जो वो इट इज़ पेड टू सच पर्सन हु प्रोक्योर फ्रेट फॉर द शिप। ठीक है, तो उन व्यक्तियों को एड्रेस कमीशन दिया जाता है, चार्टर को पेमेंट किया जाता है। फिर आता है मैनेजर्स कमीशन। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स कमीशन इज़ पेड टू मैनेजर्स ऑन फ्रेट्स अर्न। कुछ भाड़ा वगैरह अर्न करने के लिए उनको भी आपको मैनेजर्स कमीशन भी दिया जाता है। तो इस तरीके से एड्रेस कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, डेप्रीसिएशन, इंश्योरेंस, है ना, ये जितने भी चीज़ें हैं ये आपको कैलकुलेट करनी होती है। और एड्रेस कमीशन जो है वो आप जब कंप्लीटेड होती है तो डेबिट साइड में दिखा देते हैं, जब इनकम्प्लीट होती है तो कैरी फॉरवर्ड करके आप क्रेडिट साइड में भी दिखाना पड़ता है। और फ्रेट पे दी जाती है, प्राइमेज होगा तो प्राइमेज जोड़ करके दिया जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन है, जो आपने ऑलरेडी पहले अपने जब सवाल लगाए होंगे तो करी होगी। ये बस हम आपको एक तरह से डिस्कशन कर रहे हैं जिससे आपको रिकॉल हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में आपका फ्रेट होगा, भाड़ा, है ना, जो भी गुड्स इधर उधर ले जाने के लिए जो इनकम हो रही है शिपिंग कंपनी को, वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दी जाती है वॉयज की। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है आपका प्राइमेज। प्राइमेज इसके फ्रेट के एडिशन में जब आपको दिया जाता है वो प्राइमेज होता है। और वो क्यों दिया जाता है कि आप गुड्स जो हैं अच्छी तरीके से सेफली जो है वो ले जा सके, इसलिए प्राइमेज दिया जाता है। वो ऐड हो जाता है फ्रेट में। आउटवर्ड इनवर्ड दोनों के लिए होता है, इनवर्ड जर्नी कर रहे हैं कि आउटवर्ड, दोनों के लिए प्राइमेज जो है जो दिया होगा परसेंटेज रेट, उसके अकॉर्डिंगली आप प्राइमेज जो है जोड़ देंगे। ठीक है, और ठीक, और एक चीज़ और होती है प्राइमेज। पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था लोगों में, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते थे, अब जो है वो खुद शिपिंग कंपनी रख लेती है अपने लिए। और एक तरह से प्राइमेज जो है इट इज़ द इनकम ऑफ शिपिंग कंपनी, तो इसीलिए इसको क्रेडिट साइड में डालते हैं। फिर आता है वॉयज इन प्रोग्रेस। वॉयज इन प्रोग्रेस में क्या होता है, आपकी जर्नी जो है वो जा रही है, गुड्स आप ले जा रहे हैं, लेकिन आप आउटवर्ड तो हो गए पर इनवर्ड नहीं हो पाए, तो ये इनकम्प्लीट है आपकी। तो जर्नी जो है आपने रिटर्न नहीं हुए, आप ले तो गए पर आपकी रिटर्न नहीं हुए, तो कितनी जर्नी आपने करी है, टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ वॉयज का, कितनी आपकी कंप्लीटेड है, ठीक, वो आप निकालते हैं। और जितनी इनकम्प्लीट जर्नी है वो आप निकालते हैं। फिर कंप्लीटेड जर्नी, इनकम्प्लीटेड जर्नी, इन दोनों का आप निकाल करके एक्सपेंस फिर आप उनको ऐड कर देते हैं, तो वॉयज इन प्रोग्रेस का एक्सपेंस शो हो जाता है। और इस अमाउंट को फिर आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ये वॉयज इन प्रोग्रेस होता है। ठीक है, ये आपने करा होगा तो आपको मालूम होगा। फिर इधर भी देखिए क्रेडिट साइड में हमने पहले बोला था एड्रेस कमीशन यहाँ भी आता है, ये तब आएगा जब वॉयज इन प्रोग्रेस होगा। तो कमीशन ये भी बताया हमने, चार्टर को दिया जाता है।
फ्रेट पर निकाला जाता है, कुछ परसेंटेज होती है फ्रेट की, उस पर निकाला जाता है और वॉयज अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। लेकिन अगर ये इनकम्प्लीट होता है तो अमाउंट एड्रेस कमीशन का आप कैरी फॉरवर्ड करके क्रेडिट साइड में वॉयज अकाउंट के दिखा देते हैं, ठीक है। नहीं तो वो कंप्लीटेड है तो वो डेबिट साइड में शो कर दिया जाएगा। फिर एक होता है पैसेज मनी, जो पैसेंजर से पैसा लिया जाता है। कभी कभी क्या करते हैं, गुड्स को ले जाने के बजाय वो कुछ पैसेंजर्स भी कैरी कर लेते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो उनसे कुछ पैसा चार्ज करते हैं शिपिंग कंपनीज, तो वो जो है पैसेज मनी कही जाती है। नेक्स्ट आता है बार सेल्स, सैलून, ये सब भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। ये भी मतलब इसका भी इनकम हो जाएगी। और जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है स्टोर्स का, प्रोविजंस हैं, कोल फील्ड आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द वॉयज अकाउंट। तो इस तरीके से डेबिट साइड में वॉयज अकाउंट के क्या आता है, क्रेडिट साइड के वॉयज अकाउंट में क्या आता है, कैसे कैलकुलेशन पे ध्यान देना होता है, कौन सी एड्रेस कमीशन को ध्यान देना होगा, कंप्लीटेड में कहाँ जाएगा, इनकम्प्लीट में कहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंश्योरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब वॉयज इन प्रोग्रेस होगी तब वॉयज इन प्रोग्रेस का कैसे कैलकुलेशन होगा। ये सब अमाउंट जो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में वॉयज अकाउंट और पीएल में डिफरेंस देख लेना, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। वॉयज अकाउंट जो है वो आपका वॉयज के अकॉर्डिंग जितनी यात्रा होती है उसके अकॉर्डिंग बनता है। पीएल अकाउंट आपका जो है वो साल में एक बार बनता है, ये जब आपकी जर्नी होगी तभी बनेगा। फिर इसके बाद में आप जो और डिफरेंसेस दिए हों वो देख लीजिएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप वॉयज अकाउंट देख लेना। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट बोले हैं, इनको आप गो थ्रू हो जाइएगा। एएस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आप अभी बहुत टाइम है आपके पास में। अभी तो आप आराम से भी 3 साढ़े 3 बजे आपका पेपर है, तो अभी बहुत टाइम है, 5-6 घंटे भी आप अगर चाहें तो एक बार बुक उठाइए, सब गो थ्रू हो जाइए, जितना बोला है वो सुन लीजिए, प्रोफॉर्मा खोलिए, जो जो हम बोल रहे हैं प्रोफॉर्मा खोलते जाइए, उसको देखते जाइए। अब भी सिर्फ आपको मेन चीज़ों पे ही फोकस करना है, ठीक है। डिटेल तो अभी अब सवाल करने तो बैठोगे नहीं। इस तरीके से आप देख लीजिएगा। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में मैंने बोल ही दिया है। टैली आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है टैली तो एक बार चलते समय या कहीं एक बार टैली जो है यूट्यूब में पढ़ लेना, सुन लेना, अगर आ गया क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का सर ने इंटरनल में दिया था तो आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। अगर आपके पास एम शुक्ला की बुक है तो उसमें भी पीछे कंप्यूटराइज अकाउंट के MCQs दिए हुए हैं। हालांकि इसके क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर में नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर है, ये इंटरनली हो चुका है। लेकिन पेपर सेटर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। बाई चांस वो एक आध क्वेश्चन अगर डाल देते हैं तो आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन में जाइए। वैसे तो 75 क्वेश्चंस आपको करने हैं, उस 75 में अगर इसी यूनिट से आपको सब मिल रहे हैं तो यहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो एक बार गो थ्रू करके सब क्वेश्चंस को देख लेना, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे।